तो दोस्तों आप लोगों के डिमांड पे आज मैं टेंस का पूरा फुल वीडियो लेके आ गया हूँ, और वो भी बड़े ही मजेदार ट्रिक के साथ। ऐसा ट्रिक जैसा ना तो आप लोगों ने कभी देखा होगा और ना ही ऐसे ट्रिक के बारे में कभी सोचा ही होगा। विश्वास नहीं करते हैं तो देख लीजिए, ये ऐसे ऐसे ट्रिक लेके आया हूँ कि जैसा ट्रिक आप लोगों ने तो कभी देखा ही नहीं होगा। जैसे देखिए, एक ट्रिक है ट्रायंगल ट्रिक। कौन सा ट्रिक है? तो ट्रायंगल ट्रिक है। ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज होता है। तो देखिए, इस ट्रायंगल ट्रिक की मदद से हम लोग सभी वर्ब के बारे में पता लगा सकते हैं कि किस टेंस के अंदर कौन सा वर्ब उपयोग होगा। जो बच्चा टेंस पढ़ा होगा उसको पता होगा कि ये पूरा का पूरा टेंस केवल वर्ब पे ही डिपेंड करता है। अगर हमें पता चल जाए कि कौन सा वर्ब कहाँ पे यूज होगा तो हम पूरा का पूरा टेंस आसानी से बना सकते हैं। इस ट्रिक में इस त्रिभुज के जितने सारे कोने हैं वो सब आपको बताएंगे कि कहाँ पे कौन सा वर्ब यूज करना है। तो पहले कोने पे हमें वर्ब का पहला फॉर्म यूज करना है, दूसरे पे दूसरा, तीसरे कोने पे वर्ब का तीसरा, यहाँ पे चौथा, और यहाँ पे V1 है ना, यहीं पे वर्ब का पांचवा फॉर्म भी यूज करना है। तो इस तरह से बीच में से हम पढ़ेंगे ना तो हमें पूरा का पूरा टेंस नहीं समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग पूरा शुरू से इसको लाइन बाय लाइन समझते चलते हैं कि टेंस होता क्या है और इसको हम लोग बनाते कैसे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि यदि जो बच्चा ये वीडियो पूरा फुल देखेगा, कंफर्म है कि वो पूरा का पूरा टेंस अच्छी तरह से सीख जाएगा। जो बीच में छोड़ के चला गया तो उसकी तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो बच्चा पूरा वीडियो देखेगा मैं उसको पूरा का पूरा टेंस सिखाने का दावा करता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि टेंस को हम लोग हिंदी में काल कहते हैं। काल मतलब क्या होता है? समय। और समय तीन प्रकार के होते हैं। एक वो समय जो चल रहा है, एक वो समय जो बीत गया है, एक वो समय जो आने वाला है। तो इस तरह से समय कितने प्रकार के हो गए? तीन प्रकार के। तो इस तरह से टेंस के तीन प्रकार होते हैं। जो समय चल रहा है उसको हम लोग प्रेजेंट टेंस कहते हैं, हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। जो समय बीत गया है उसको पास्ट टेंस कहते हैं और हिंदी में उसको भूतकाल कहते हैं। जो समय आने वाला है उसको फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल कहते हैं। तो टेंस तीन प्रकार के होते हैं, समझ में आया ना? ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इसके अंदर भी चार चार भाग होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला होता है सिंपल या इंडेफिनिट। सिंपल को ही इंडेफिनिट भी कहते हैं। दूसरा होता है कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से प्रेजेंट के अंदर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ऐसी बात नहीं है कि केवल प्रेजेंट के अंदर ही ये चारों भाग होगा, पास्ट के अंदर भी ये चारों भाग होंगे। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से फ्यूचर के अंदर भी ये चारों के चारों होंगे। तो इस तरह से टेंस के तो टोटल 12 भाग हो गए। तो इस 12 को समझने के लिए हम अपनी हाथ की 4 उंगलियों का प्रयोग कर सकते हैं। पहला इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस समझ सकते हैं। और इसके अंदर हर उंगलियों में 3-3 लाइन होती है। तो पहला लाइन प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर को रिप्रेजेंट करेगी। ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट, तीसरा फ्यूचर इंडेफिनिट। इसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। चौथा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ में आ रहा है? तो देखिए, इस तरह से टेंस के पूरे 12 प्रकार हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर
परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो टेंस के पूरे कितने प्रकार हो गए? 12 प्रकार हो गए। तो इतने सारे प्रकार हैं, इन सबको हम पहचानेंगे कैसे? तो देखिए, इनको पहचानने का भी मैं तरीका बता रहा हूं, और वो भी बड़े ही आसान तरीका। जो काम कोई भी इंसान रोज करता है, इसमें मैं पढ़ता हूं, वह खेलता है, तुम दौड़ते हो, ये सारे के सारे काम रोज होने वाले हैं ना। तो इस तरह के सेंटेंस जितने सारे आएंगे वो हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में है कि मैं पढ़ता हूं, पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा कि मैं पढ़ा, और फ्यूचर में हो जाएगा कि मैं पढ़ूंगा। वह खेलता है का, इसमें पास्ट में हो जाएगा वह खेला, और फ्यूचर इंडेफिनिट में हो जाएगा वह खेलेगा। तुम दौड़ते हो का, इसमें हो जाएगा तुम दौड़े, फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा? तुम दौड़ोगे। समझ में आ रहा है? तो जो काम रोज किया जाता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो काम पिछले दिनों किया गया वो पास्ट इंडेफिनिट, जो काम आने वाले समय में किया जाएगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। तो इस तरह से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के जितने सारे सेंटेंस है, इनके लास्ट में देखिए ता हूं आ रहा है, ता है आ रहा है, ते हो आ रहा है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान हो जाएगी ता है, ती है, ते है। समझे? पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस में लास्ट में आता है या, ये। तो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान हो जाएगा या, ये, ई। अब फ्यूचर में हो जाएगा मैं जाऊंगा, तो हो जाएगा ऊंगा। वह खेलेगी, तो हो जाएगा एगी। ऊंगा, एगी, एंगे, इस तरह के सेंटेंस आ सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो जो काम रोज किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो काम पिछले दिनों किया गया पास्ट इंडेफिनिट, जो काम आने वाले समय में किया जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंस होते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या हो जाएगी? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान हो जाएगी ता है, ती है और ते है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट तो अब हम लोग पहचान लेंगे। अब यदि कंटिन्यूअस के कोई सेंटेंस आ जाए तो इसको कैसे पहचानेंगे? तो कंटिन्यूअस के सेंटेंस पहचानना बहुत ही आसान है। देखिए, ये कंटिन्यूअस वाले जितने सारे सेंटेंस है सब में रहा, रही, रहे लास्ट में जरूर आएंगे। लेकिन यदि कोई सेंटेंस प्रेजेंट में होगा तो इसमें है, हूं, हो आता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान हो जाएगी रहा है, रही है, रहे हैं। अब पास्ट में कोई भी सेंटेंस होता है तो उसमें था, थे, थी लगा होता है। तो ये हो जाएगा रहा था, रही थी, रहे थे हो जाएगा। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस में हो जाएगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। चलिए आगे भी थोड़ा पहचान देख लेते हैं। अब ये परफेक्ट होता है, तो परफेक्ट में कोई भी काम खत्म हो गया रहता है। तो परफेक्ट वाले सेंटेंस में आता है चूका, चूकी, चूके। लेकिन ये प्रेजेंट का परफेक्ट है ना, तो इसमें आ जाएगा चूका है, चूकी है, चूके है। इसमें हो जाएगा चूका था, चूकी थी, चूके थे। यही फ्यूचर परफेक्ट में हो जाएगा चूका होगा, चूकी होगी और चूके होंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो मतलब परफेक्ट और कंटिन्यूअस को तो मिला दिया। कोई भी काम लगातार चल रहा है। परफेक्ट में देख रहे हैं कि हो चुका है, खत्म हो गया है। तब ये कैसे हो सकता है कि कोई काम खत्म भी हो गया है, चल भी रहा है? ऐसा हो सकता है? होता है। कब होता है? जैसे मान लीजिए कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और रोज मैं पढ़ा करके खत्म कर दे रहा हूं, फिर अगला टॉपिक अगले दिन फिर स्टार्ट कर दे रहा हूं, फिर खत्म कर रहा हूं, फिर अगले दिन स्टार्ट कर दे रहा हूं। तो यानी कि हमारा काम तो रोज खत्म हो भी रहा है और फिर अगले दिन क्या हो जा रहा है? स्टार्ट हो जा रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस आए जिसमें काम खत्म भी हो जाए, चलता भी रहे,
तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में आते हैं। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे? तो इसमें एक चीज दिया रहेगा, समय, टाइम आपको दिया रहेगा और समय के बाद से लिखा रहेगा कि किसी समय से, इसके बाद से यही कंटिन्यूअस वाला ही पहचान इसमें भी लिख देंगे। समय से रहा है, रही है, रहे है, इसमें भी हो जाएगा समय से रहा था, रही थी, रहे थे। तो इसमें भी समय से, इसमें क्या हो जाएगा? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। एक चीज देखिए, ये जो परफेक्ट वाला है ना, तो परफेक्ट में चुका चुकी चुके तो देता है, कभी कभी चुका चुके चुके न दे करके या ये ई भी दे सकता है। जैसे देखिए, या है, ई है, ये है, इसमें हो जाएगा या था, ये थी, ये थे, या होगा, ई होगी, या हो सकता है ये होंगे। अब देखिए, या है, ये है, ये कैसे आ सकता है? तो हो सकता है कि वह चला गया है, मैं खा लिया हूं, मैं उसे बुला लिया हूं। लास्ट में आ रहा है ना, या है, ई है, ये है। और एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे भी या, ये, ई आ रहा है, यहाँ पे भी या है, ई है, ये है आ रहा है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, केवल इतना ध्यान देना है कि इसमें लास्ट में है आ रहा है, लेकिन इसके लास्ट में है नहीं आ रहा है। अगर पास्ट इंडेफिनिट का कोई सेंटेंस होगा तो उसमें केवल लास्ट में या आ जाएगा। जैसे देखिए, वह चला गया, तो ये तो हो गया पास्ट इंडेफिनिट। अब वह चला गया है तो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, समझे? और एक सेंटेंस देखिए, मैं खा लिया, यानी कि मैं खाना खा लिया, तो ये हो गया पास्ट का इंडेफिनिट। इसमें हो जाएगा मैं खाना खा लिया हूं, तो लास्ट में है हूं वो आ जाएगा, तो ये प्रेजेंट का परफेक्ट हो जाएगा, नहीं तो पास्ट इंडेफिनिट होगा। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस तरह से अब आप लोग टेंस के पूरे सेंटेंस पहचान लेंगे, केवल हमें लास्ट में यही देख लेना है, पहचान लेना। तो देखिए, अभी जितने सारे ये टेंस के पहचान बताए हैं उसको हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखने जा रहे हैं, जिससे हम थोड़ा और आसानी से टेंस को पहचानने को सीखें। तो इस तरह से ये पहचान दे करके हम लोग किसी भी टेंस के सेंटेंस को पहचान लेंगे, ठीक है? अब देखिए, ये जितने सारे टेंस होंगे इनके अंदर एक ही प्रकार के सेंटेंस थोड़े ना आएगा, सेंटेंस भी कई प्रकार के होते हैं। तो संरचना के आधार पे सेंटेंस 3 तरह के होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव और तीसरा इंट्रोगेटिव। तो देखिए, सेंटेंस कितने हो जाते हैं? 3 हो जाता है, एक अफर्मेटिव, दूसरा होता है निगेटिव और तीसरा हो जाता है इंट्रोगेटिव। अब देखिए, ये इंट्रोगेटिव होता है, ये 2 तरह का होता है। पहला हो सकता है यस या नो टाइप, और दूसरा हो सकता है WH टाइप। अब इनको एक एक करके समझ लेते हैं कि एक सेंटेंस है मैं पढ़ता हूँ, तो ये हो गया अफर्मेटिव। अब मैं नहीं पढ़ता हूँ, नहीं लग जाएगा तो निगेटिव। तो यस या नो टाइप में ऐसे सेंटेंस आएंगे जिसमें केवल ऐसा पूछा जाएगा कि क्या मैं पढ़ता हूँ, क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ, तो इसका जवाब यस या नो में हो सकता है। तो यानी कि इस तरह के सेंटेंस जिसकी शुरुआत क्या से हो वो हो जाएगा इंट्रोगेटिव का यस या नो टाइप। एक होता है WH टाइप। तो WH टाइप क्या है? तो इसमें क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ,
इस तरह के शब्द आते हैं। और ये सारे शब्द शुरू में नहीं आएगा, किसी भी सेंटेंस के बीच में आ सकते हैं। तो यदि बीच में आएंगे तो WH सेंटेंस हो गए। अगर यही क्या शुरू में आ जाएगा तो ये यस या नो टाइप होता है। ठीक है, एक और सेंटेंस ले लीजिए, जैसे वह खेलता है, तो ये तो हो गया अफर्मेटिव। वह नहीं खेलता है, क्या वह खेलता है, क्या वह नहीं खेलता है, तो ये तो हो जाएगा यस या नो टाइप, क्या से शुरू हो रहा था। और WH में क्या हो जाएगा, वह क्या खेलता है, वह क्यों खेलता है, वह कैसे खेलता है, वह कब खेलता है, वह कहाँ खेलता है, यानी कि ये WH वर्ड आएंगे तो WH टाइप हो जाएगा। तो इस तरह से ये पूरे का पूरे सेंटेंस के प्रकार समझ में आए। ठीक है, अब आगे हम लोग इस टेंस को बनाने के लिए ट्रिक देखते हैं। 3 ट्रिक पे पूरा का पूरा टेंस मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो टेंस बनाने के लिए हमें केवल 3 ट्रिक याद करना है, क्योंकि टेंस कितने हैं, 3 है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ट्रिक भी कितने हैं, 3 ही हैं। तो चलिए वो तीनों के तीनों ट्रिक हम लोग समझते हैं। तो पहला ट्रिक है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ट्रिक क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब हमें सब्जेक्ट के बारे में, वर्ब के बारे में और ऑब्जेक्ट के बारे में समझना होगा। तो देखिए ये सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो सब्जेक्ट होते हैं, मैं जितने सारे सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा रहा हूँ इन सभी सब्जेक्ट को आप लोग याद कर जाइएगा। सब्जेक्ट होता है ही, सी, इट, नेम, आई, यू, वी, दे। ही मतलब होता है वह, सी मतलब ही होता है वह। तो इन दोनों का मतलब वह होता है। तो इन दोनों में अंतर क्या है, तो इन दोनों में अंतर ये है कि ये ही लड़के के लिए लगता है, लड़की के लिए क्या लगा देते हैं, सी। इट मतलब होता है यह, ये निर्जीव के लिए लगाते हैं। नेम मतलब नाम होता है, कोई भी नाम, राम, श्याम, कविता, बबीता, सविता, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो नेम मतलब हो जाएगा नाम। आई मतलब मैं, यू मतलब तुम भी हो सकता है, तुम लोग भी हो सकता है। वी मतलब होता है हम या हम लोग। दे मतलब होता है वे या वे लोग। तो यही सारे सब्जेक्ट हैं, ही, सी, इट, नेम, आई, यू, वी, दे। ही, सी, इट, नेम, आई, यू, वी, दे। तो इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो ये जितने सारे सब्जेक्ट होते हैं, ये सब्जेक्ट 2 तरह के हो सकते हैं। एक होता है सिंगुलर, और ये यू के नीचे वाले जितने सारे होते हैं ये सब प्लूरल होते हैं। एक चीज देखिए, ये यू जो है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह के हैं। अब ये सिंगुलर प्लूरल मैं क्या बताता जा रहा हूँ। सिंगुलर मतलब एक आदमी, या प्लूरल यानी कि बहुत। तो जहाँ कहीं भी कोई एक आदमी होगा तो उसको सिंगुलर कहेंगे, और जहाँ एक से अधिक होगा तो उसको प्लूरल कहेंगे। जैसे देखिए ना, यू यानी कि तुम है, तो तुम एक आदमी हो सकता है, तो बहुत लोग भी हो सकते हैं। यानी कि तुम और तुम लोग का इंग्लिश केवल यू ही होता है, और ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। आई से ऊपर वाले सभी सिंगुलर है, आई तक पूरा क्या है, सिंगुलर। यू के नीचे वाले हैं प्लूरल। इतना चीज समझ में आ गया। तो सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल 2 तरह के हो सकते हैं। और ये जो सिंगुलर वाला है, तो सिंगुलर का पहला लेटर एस है ना, इसको एस को याद रखिएगा। आगे इस एस का बहुत ज़्यादा उपयोग होने वाला है। ये जितने सारे सब्जेक्ट होते हैं इसका ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी होता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी समझ लेते हैं। ही का हो जाता है ऑब्जेक्ट हिम, सी का हो जाता है हर, इट का इट ही रहता है, नेम का नेम ही रहेगा। नेम मतलब नाम है, तो नाम थोड़ी ना चेंज होगा। आई का हो जाता है मी, यू का भी यू ही रह रहा है, वी का अस, दे का देम होता है। इनका भी हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। हिम मतलब होता है उसे, हर मतलब भी होता है उसे, इट मतलब इट यानी यह होता है, इट यानी हो जाएगा इसे, नेम तो नेम मतलब नाम ही होगा, मी यानी कि मुझे, यू यानी तुम्हें, अस यानी हमें, देम यानी उन्हें।
यही सारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं, समझे। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोगों ने तो समझ लिया। अब ये वर्ब क्या होता है, ये पूरा का पूरा टेंस वर्ब पे ही डिपेंड करता है, तो इसको हमें अच्छे से समझना है। ये समझ जाएंगे तो टेंस हमारे लिए बड़ी ही आसान हो जाएगा। तो चलिए आगे वर्ब के बारे में समझते हैं। तो देखिए ये वर्ब दो तरह के होते हैं। पहला होता है ऑक्सिलरी वर्ब, इस ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। और दूसरा होता है मेन वर्ब। तो ये मेन वर्ब दो तरह के होते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब भी दो तरह के होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा मेन वर्ब की सहायता करता है, इसलिए इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। हेल्प यानी कि सहायता करने वाला। एक तरह से समझ लीजिए कि ये मेन वर्ब का बॉडीगार्ड है, ठीक है। देखिए इसके अंदर पहला होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरा होता है मॉडल ऑक्सिलरी। मेन वर्ब भी दो तरह के होते हैं। पहला होता है रेगुलर वर्ब और दूसरा होता है इरेगुलर वर्ब। अब ये रेगुलर इरेगुलर क्या है, तो पहले देखिए ये मेन वर्ब जो होता है इसके तीन फॉर्म होते हैं और तीन फॉर्म हमें याद करना होता है और चौथा और पांचवा हम बना लेते हैं। तो जैसे मेन वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, कि मेन वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, जिसमें से 3 हमें याद करना होता है और चौथा पांचवा हम लोग बना लेते हैं। चौथा बनाने के लिए V1 जो होगा इसमें ING जोड़ देंगे, पांचवा बनाने के लिए V1 में S या ES जोड़ देंगे। तो इस तरह से हमें V1 V2 V3 यानी कि वर्ब के 3 फॉर्म हमें याद करना होता है। और ये भी तीनों फॉर्म दो तरह के होते हैं, एक रेगुलर फॉर्म और एक इरेगुलर फॉर्म। रेगुलर में क्या होता है, तो रेगुलर में केवल पहला याद करेंगे तो दूसरा में ED जोड़ देंगे, तीसरा में ED जोड़ देंगे तो बन जाएगा। लेकिन इरेगुलर में पहला दूसरा तीसरा तीनों अलग अलग होते हैं। जैसे देखिए आना का इंग्लिश, ताना का होता है कम, कायम, कम। अब ये तीनों देखिए तीनों अलग अलग है ना, तो ये रेगुलर होगा कि इरेगुलर होगा, इरेगुलर है, तीनों अलग अलग हैं तो इरेगुलर। एक और देखिए जाना का इंग्लिश होता है गो, वेंट, गॉन। तो ये कौन है, रेगुलर है कि इरेगुलर, इसमें भी तीनों अलग अलग हैं, तो तीनों अलग अलग होगा तो इरेगुलर। जैसे टहलना को इंग्लिश में वॉक कहते हैं, WALK, वॉक, वॉकड, वॉकड। तो इसके दूसरे और तीसरे में ED जोड़ा गया है ना। रेगुलर वर्ब ऐसा वर्ब होता है जिसके दूसरे और तीसरे में ED लगा होता है, जबकि इरेगुलर ऐसा वर्ब होता है जिसका पहला दूसरा तीसरा तीनों फॉर्म क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। और चौथा पांचवा कैसे बनेगा, जैसे देख लीजिए जाना का इंग्लिश गो होता है और गो का 3 तो फॉर्म हम देख लिए, गो, वेंट, वन। अब इसका चौथा पांचवा भी देख लेते हैं। तो चौथा बनाने के लिए ये पहले फॉर्म में ING जोड़ देना है। गो का चौथा फॉर्म हो गया गोइंग, और पांचवा में S नहीं तो ES जोड़ना है। तो पांचवा में यहाँ पे गो और गो में क्या जोड़ देंगे, ES। तो इस तरह से ये जाना का 5वां फॉर्म हो गया गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। समझ में आया। तो चलिए अब हम लोग ये ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में देख लेते हैं कि प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या है और मॉडल ऑक्सिलरी क्या है। ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी होंगे ना 3 तरह के होंगे, एक होगा डू, दूसरा बी और तीसरा होता है हैव। डू, बी, हैव, ठीक है। तो डू में कौन कौन आ जाएंगे, तो डू में आता है डू या डज या डिड। बी वाले में कौन आ जाएगा, तो बी में आता है इज, एम, आर, वाज या वर। तो ये हो गया बी वर्ब। अब हैव में कौन आता है, तो हैव में आ जाता है हैज, हैव या हैड। अभी जब हम लोग सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे थे तो सब्जेक्ट में आ रहे थे 2 तरह के, एक आ रहा था सिंगुलर और दूसरा हो रहा था प्लूरल। हमें ये नहीं समझ में आता है कि किस सब्जेक्ट के साथ इसमें से कौन सा हम ऑक्सिलरी वर्ब यूज करें। तो उसके लिए एक आसान तरीका याद रखिए कि सिंगुलर का पहला लेटर एस है और इसमें जिसमें एस लगा हुआ दिख जाए वही सिंगुलर के साथ लगेगा। तो सिंगुलर में आ जाते हैं ही, सी, इट, नेम। तो इन सब के साथ क्या क्या लग जाएगा, देखिए इसमें एस दिख रहा है
इसमें एस दिख रहा है, इसमें एस दिख रहा है, इसमें भी एस दिख रहा है, इसका भी प्रयोग इसके साथ होगा। ये आगे हम लोग देखेंगे तो और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये तो प्राइमरी ऑक्सिलरी समझ गए। आगे मॉडल ऑक्सिलरी में भी देख लेते हैं। तो मॉडल में आ जाएगा शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट। तो इस तरह से ये 10 मॉडल ऑक्सिलरी होते हैं। तो मॉडल ऑक्सिलरी में से केवल हमें ये शैल और विल का प्रयोग ये टेंस में पढ़ना है, और ये प्राइमरी ऑक्सिलरी जितने सारे हैं इसका तो प्रयोग हमें पूरा पढ़ना है। वर्ब कितने तरह के होते हैं? तो 2 तरह के, एक ऑक्सिलरी और दूसरा मेन वर्ब। अब कभी भी कोई भी सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें ऑक्सिलरी वर्ब हमें पहले रखना है, इसके बाद मेन वर्ब का प्रयोग करना है। ठीक है। अब मेन वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? 5 फॉर्म होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। ये तो तीनों याद करना होता है, चौथा पांचवा तो हम लोग बना लेते हैं। ठीक। तो चलिए आगे अब हम लोग दूसरा ट्रिक देख लेते हैं, वो ट्रायंगल वाला ट्रिक। ये दूसरा ट्रिक है ट्रायंगल ट्रिक। ट्रायंगल यानी त्रिभुज। ट्रायंगल ट्रिक के मदद से हम लोग ये पता लगाएंगे कि किस टेंस के अंदर, टेंस तो 12 प्रकार है ना टेंस के, तो इन 12 में किस में कौन सा वर्ब का यूज होगा। यहाँ पे तो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का पहला फॉर्म यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का दूसरा फॉर्म यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये हो गया प्रेजेंट का परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज करेंगे। फिर यहाँ पे कंटिन्यूअस वाला भी तो छूट रहा है, तो कंटिन्यूअस में अब तीसरा के बाद चौथा ही तो आएगा, वर्ब का चौथा फॉर्म यूज करेंगे। और फिर यहाँ पे आ जाएंगे हम वर्ब का 5वां फॉर्म। तो इस ट्रायंगल ट्रिक की मदद से हम अब वर्ब का प्रयोग करना समझ गए। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब का पहला और 5वां दोनों यूज हो सकता है। अब 5वां में देखिए ना, 5वां में क्या आ रहा है? एस नहीं तो ईएस आ जा रहा है। तो एस या ईएस वाले को प्रयोग हम किस सब्जेक्ट के साथ करते हैं? सब्जेक्ट भी तो 2 तरह के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं? एस या ईएस वाले। तो सिंगुलर के साथ 5वां लगा देंगे, अब प्लूरल के साथ पहला का यूज करेंगे। तो इतना तक तो समझ गए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब का पहला नहीं तो 5वां फॉर्म यूज होगा, फिर इसमें वर्ब का दूसरा फॉर्म यूज होगा, और फ्यूचर इंडेफिनिट में वर्ब का पहला फॉर्म यूज होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्ब का चौथा फॉर्म यूज हो रहा है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में भी वर्ब का चौथा ही होगा, क्योंकि कंटिन्यूअस वाले जितने सारे हैं इसमें वर्ब चेंज नहीं होगी। इसमें वर्ब चौथा, तो इसमें भी वर्ब चौथा, इस वाले पे भी वर्ब का चौथा फॉर्म यूज होगा। और देखिए परफेक्ट में, तो परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में यहाँ वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज हो रहा है, तो पास्ट का परफेक्ट में भी वर्ब का तीसरा फॉर्म, फ्यूचर का परफेक्ट में भी वर्ब का तीसरा फॉर्म। ठीक है। तो आगे का ये जो परफेक्ट कंटिन्यूअस बच रहा है, इस परफेक्ट कंटिन्यूअस को अभी छोड़ दीजिए, लास्ट में हम समझाएंगे, इसको अलग से समझाएंगे, थोड़ा सा वो हट के होता है। तो बोलिए यहाँ तक समझ में आया कि किसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? ठीक है। तो ये मेन वर्ब का यूज करना हम लोग सीख लिए, अब हमें सीखना है हेल्पिंग वर्ब का यूज। ठीक। तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा एक कहानी समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप लोग पढ़ ही रहे, आप लोगों के पढ़ते समय ही ये वीडियो देख के पढ़ रहे हैं, और उसी समय आपकी माँ आ गई, आपकी माँ भी पढ़ी लिखी है ऐसा मान लीजिए, तो जिस समय वो टेंस पढ़ रही थी उस समय ये सब ट्रिक नहीं बताया गया था, एकाएक वो ये ट्रिक देख ली, तो वो सोच में तो पढ़ ही जाएगी। तो वो देख करके सोच में पड़ गई कि ये कैसा ट्रिक आजकल चल रहा है, इतना आसान तरीका से टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये वीडियो देख करके आपकी माँ सोच में डूब गई। उसी समय आपके पिताजी आए और पूछने लगे कि आपकी माँ कहाँ है, तो आप क्या बताएंगे? क्या कहेंगे? सोच में डूबी है। तो ये डूबी है ट्रिक से ही हम लोग पता लगाएंगे कि किसमें कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज होगा। ट्रिक क्या है? डू
बी है। ठीक, तो अभी हम बताए थे कि डू वर्ब में कौन कौन वर्ब आता है, डू या डज, डिड। बी वाले में कौन आता है, तो इज, एम, आर या वाज, वर। फिर हैव वर्ब में कौन कौन यूज होते हैं, तो इसमें आता है हैज नहीं तो हैव और होता है हैड। तो इन्हीं सब का प्रयोग हमें देखना है। तो देखिए ये डू आ रहा है पहला में ना, तो इस पहले वाले में हमें डू का प्रयोग करना है। दूसरे में किसका प्रयोग करना है, तो दूसरे में हमें बी वर्ब का यूज करना है। देखिए ना यहाँ पे लिखे भी हैं, इसमें हमें बी वर्ब का यूज करना है, इसमें हमें हैव वर्ब का यूज करना है। इस वाले में नहीं लिखे हैं तो इसमें याद रखिए कि डू वर्ब का यूज करना है। इसका ट्रिक है डू बी है, ट्रिक है डू बी है ना, डू बी है। तो इसमें डू वाले यूज होते हैं डू या डज। जब डू डज लगा देंगे तो वर्ब का पहला फॉर्म। इसमें लगा देते हैं डिड, डिड के साथ वर्ब का पहला ही हो जाएगा। इसमें तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सब में केवल शैल या विल लगे, इसके साथ वर्ब का पहला लगता है इसमें। ठीक, इंट्रोगेटिव वाले में भी यही लगेगा, डू डज वर्ब का पहला, इसमें डिड और वर्ब का पहला, इसमें शैल विल के साथ वर्ब पहला वही लगेगा। इसमें देखिए इसमें लग जाता है इज नहीं तो एम नहीं तो आर। निगेटिव आएगा तो निगेटिव में भी यही ऊपर वाला ही, इंट्रोगेटिव में भी ऊपर वाला। इसमें वाज नहीं तो वर लगता है, वर्ब का चौथा ऊपर वाला ही, निगेटिव में भी इंट्रोगेटिव में भी। अफर्मेटिव में ये तो बी वाला है तो शैल बी वर्ब चौथा, या विल बी वर्ब चौथा, दोनों में से कोई लग सकता है, शैल या विल। आगे बताएंगे कि शैल किसके साथ लगेगा, विल किसके साथ लगेगा। ये निगेटिव वाले में ऊपर वाला ही, इसी तरह से निगेटिव इंट्रोगेटिव का भी बनेगा। इसमें क्या होता है, तो इसमें हैज नहीं तो हैव लगता है, इसमें लग जाता है हैड वर्ब का तीसरा, इसमें लग जाता है विल हैव वर्ब तीसरा, या शैल हैव वर्ब का तीसरा। ठीक, इनके भी निगेटिव इंट्रोगेटिव में यही प्रोसेस चलता रहेगा ऊपर वाला है। केवल ज़्यादा दिक्कत यही प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में हो रहा है। इसी के अफर्मेटिव वाले में थोड़ा सा अलग रूल लग रहा है, निगेटिव वाले में थोड़ा सा अलग हो जा रहा है। निगेटिव वाले में जैसे ही ऑक्सिलरी वर्ब लग रहा है तो वर्ब का पहला हो जा रहा है। इसके अलावा सब ठीक ठाक है, सब में केवल एक ही नियम याद करना है, सब में एक ही नियम के अनुसार लगाते जाना है। तो इतना तक समझ में आया, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब फाइनली हम लोग पूरा का पूरा टेंस समझ चुके हैं। अब हमें केवल इन सभी नियमों के आधार पे टेंस बनाना है। तो चलिए आगे हम लोग अब टेंस बनाना देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव के सेंटेंस से मैं खेलता हूँ। नियम पढ़े है ना, पहला नियम जो बताया गया था कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है। तो इसमें सब्जेक्ट है आई के बाद अब हमें वर्ब लगाना है। तो ये अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव में वर्ब का पहला नहीं तो पांचवा लग जाएगा। अब देखिए आई यहाँ पे प्लूरल की तरह यूज हो रहा है, तो आई के साथ हम वर्ब का पहला फॉर्म लगा देंगे। आई प्ले, मैं खेलता हूँ का इंग्लिश हो जाएगा आई प्ले। ठीक, मैं नहीं खेलता हूँ तो इसका हो जाएगा आई के साथ हम नहीं वाला रहे ना निगेटिव, तो निगेटिव में डू या डज लगाएंगे। तो आई के साथ क्या लगेंगे, डू की डज, तो प्लूरल की तरह यूज हो रहा है ना। सिंगुलर वाला रहता तो एस वाला यूज करते हैं, क्योंकि एस है और डज वाले में एस है। जबकि आई प्लूरल वाले में चला गया है ना, तो प्लूरल की तरह इसमें डू लगा देंगे। तो आई डू, जब डू लग गया नहीं आ रहा है तो नहीं के लिए नाट लगाएंगे, डू के बाद नाट लग जाता है इसमें। आई डू नाट, खेलना का इंग्लिश हो जाएगा प्ले। इसी तरह से क्या मैं खेलता हूँ, अब क्या से शुरू हो रहा है, तो जब भी क्या से शुरू होगा तो इसमें ये जो ऑक्सिलरी वर्ब मतलब कि बॉडीगार्ड जो है ना, वो बॉडीगार्ड पहले आ जाएंगे और सब वैसे का वैसे ही रह जाएगा। तो क्या मैं खेलता हूँ का हो जाएगा डू आई, सब्जेक्ट के बाद डू लगना था लेकिन डू बाद में ना लग के पहले लग जाएगा। तो डू आई या खेलना का इंग्लिश प्ले। समझे? देखिए अब पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा
तो इसमें वर्ब का दूसरा लगाएंगे। मैं खेला, आई, और खेला का दूसरा फॉर्म प्लेड है, दूसरा हो जाएगा प्लेड। मैं नहीं खेला तो आई डिड नॉट, नहीं आ रहा है तो इसलिए नॉट लगाएंगे। आई डिड नॉट, और खेलना का इंग्लिश। अब देखिए, अब ये वर्ब का दूसरा था, लेकिन अब वर्ब का पहला हो जाएगा। जैसे ही डिड लगेगा वर्ब का पहला, आई डिड नॉट प्ले। क्या मैं खेला, तो जब क्या से शुरू होगा तो ये डिड पहले आ जाएगा। डिड आई, और खेलना का इंग्लिश। डिड लग गया है तो वर्ब का पहला ही लगेगा, तो डिड आई प्ले। अब देखिए, इसमें शैल नहीं तो विल लगाना है। तो शैल लगाए कि विल, तो शैल किसके साथ लगता है, आई और वी के साथ शैल लगेगा, और सबके साथ विल लगेगा। आप चाहेंगे तो आई और वी के साथ भी विल लगा सकते हैं, कोई गलत नहीं कहेगा, ठीक है। तो आपकी इच्छा, आई वी के साथ शैल लगाइए, नहीं तो सबके साथ विल लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा मैं खेलूंगा, तो मैं क्या हो जाएगा आई के बाद हमें शैल, आई के साथ शैल ही लगेगा, तो हो जाएगा आई शैल। और खेलना का प्ले, वर्ब का पहले लगेगा प्ले। मैं नहीं खेलूंगा तो आई शैल, नहीं आ गया तो शैल के बाद नॉट, आई शैल नॉट, खेलना का प्ले। फिर क्या मैं खेलूंगा, तो ये हो जाएगा शैल। शैल देखिए पहले आ गया इस बार, शैल आई प्ले। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से टेंस बनाएंगे। जैसे यहाँ पे दे रहा है कि मैं खेलता हूँ, यहीं पे लिख दे कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो ये क्रिकेट का इंग्लिश कहाँ पे लगाएंगे, लास्ट में लगाएंगे। आई प्ले क्रिकेट, यहाँ पे हो जाएगा क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा तो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। इसके अंदर अब जितना कुछ जुड़ता जाएगा उसका इंग्लिश हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, डू आई प्ले क्रिकेट। इसी तरह से इसमें भी हो जाए, मैं क्रिकेट खेला तो आई प्लेड लास्ट में क्रिकेट। मैं हॉकी नहीं खेला तो आई डिड नॉट प्ले हॉकी। क्या मैं हॉकी खेला, तो डिड आई प्ले हॉकी। इसी तरह से इसमें हो जाएगा, मैं फुटबॉल खेलूंगा तो आई शैल प्ले फुटबॉल। मैं फुटबॉल नहीं खेलूंगा तो हो जाएगा आई शैल नॉट प्ले फुटबॉल। क्या मैं फुटबॉल खेलूंगा, तो इसका हो जाएगा शैल आई प्ले फुटबॉल। समझे। तो सबसे ज़्यादा टफ इंडेफिनिट वाला ही सेंटेंस पड़ता है, तो इसको 1 से 2 बार आप लोग बनाएंगे ना, ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर लिख दे कि मैं रोज क्रिकेट खेलता हूँ, तो उसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, तो मैं रोज क्रिकेट खेलता हूँ तो हो जाएगा आई प्ले क्रिकेट डेली, लास्ट में डेली। यानी कि जितने नए शब्द इसमें जुड़ते जाएंगे उसका इंग्लिश लास्ट में जुड़ते जाएंगे। मैं रोज क्रिकेट नहीं खेलता हूँ तो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट डेली। क्या मैं रोज क्रिकेट खेलता हूँ तो डू आई प्ले क्रिकेट डेली। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से इंडेफिनिट टेंस का हम लोग सेंटेंस को बनाते हैं। अब चलिए थोड़ा कंटिन्यूअस टेंस का बना करके देख लेते हैं। देखिए इसमें हमें इज एम आर का प्रयोग करना है, वर्ब का चौथा फॉर्म यूज करना है। निगेटिव आएगा तो इज एम आर के बाद हमें नॉट लगा देना है, ठीक है। इज किसके साथ लगाना है, तो इज के लास्ट में एस आ रहा है तो सिंगुलर वाले में एस आता है, तो एस वाला का यूज सिंगुलर वाले में। एस के अलावा जो भी बच जाएगा प्लूरल वाले में। यहाँ पे देखिए अभी 2 बच रहे हैं, तो एम का प्रयोग केवल अकेले आई के साथ होगा। तो चलिए इन सब का इंग्लिश भी बना के देख लेते हैं। वह जा रहा है तो ही के साथ क्या लगेंगे, सिंगुलर है तो इज लगा देंगे, ही इज। और जाना का इंग्लिश, जाना का तो गो, लेकिन वर्ब का चौथा फॉर्म लगाना है। वर्ब का चौथा यानी कि आईएनजी वाला। तो जाना का इंग्लिश तो गो, वेंट, गॉन, लेकिन चौथा गोइंग, चौथा फॉर्म क्या हो जाएगा, गोइंग। तो वह जा रहा है का इंग्लिश हो जाएगा ही इज गोइंग। वह नहीं जा रहा है तो ही इज नॉट गोइंग। क्या वह जा रहा है तो इज पहले आ जाएगा। क्या वह जा रहा है, इज ही गोइंग। वह कहाँ जा रहा है, अब तो कहाँ आ गया, तो कहाँ का इंग्लिश सबसे पहले हमें लगाना है। और कहाँ का इंग्लिश जब पहले लगा देंगे तो ये ऑक्सिलरी वर्ब भी लगाना पड़ेगा। तो कहाँ का इंग्लिश यहाँ पे लिख देंगे वेयर, और फिर वह का इंग्लिश तो ही हो जाएगा। ही के साथ क्या लगता है, इज। तो इज उधर नहीं, इज इसमें क्या वाले में पहले आया है ना, तो इसमें भी पहले आएगा।
वेयर इज ही, जाना का इंग्लिश गोइंग। ये तो थोड़ा इंडेफिनिट वाले से बहुत आसान है। ठीक, तो चलिए आसान है तो इसका भी बना के देख ले रहे हैं। वह जा रहा था, तो वह का इंग्लिश ही सिंगुलर है तो वाज लगाएंगे कि वेयर लगाएंगे। लास्ट में देखिए एस आ रहा है, सिंगुलर वाले में एस, तो एस वाले के साथ क्या लगा देंगे, वाज। आई भी सिंगुलर ही होता है, ठीक है। तो आई के साथ इस बार हम लोग एम नहीं लगाएंगे, एम तो इसमें लग रहा है, इसमें वाज ही लगाएंगे क्योंकि ये भी सिंगुलर ही है। वह जा रहा था, तो वह का हो गया ही के साथ क्या लगा देंगे, तो ही के साथ इसमें वाज लग रहा है, ही वाज। जाना का इंग्लिश वही वर्ब का चौथा फॉर्म, ही वाज गोइंग। एगो बना लिए तो सब बन जाएगा। वह जा रहा था, ही वाज गोइंग। वह नहीं जा रहा था, ही वाज नॉट गोइंग। क्या वह जा रहा था, तो वाज पहले, वाज ही गोइंग। वह कहाँ जा रहा था, तो कहाँ का इंग्लिश पहले, वेयर। वह का इंग्लिश ही के साथ वाज न लगेगा तो वाज पहले, वेयर वाज ही गोइंग। समझ में आ रहा है। टेंस बनाना बड़ी ही आसान है, ठीक है। बनाएंगे तो पूरा एकदम आप लोगों को टेंस अच्छी तरह से याद हो जाएगा। आगे देखिए, अब इसमें वह जा रहा होगा, तो सेल का प्रयोग तो आई और वी के साथ ना करते हैं, तो इस बार वह का इंग्लिश यहाँ पे क्या है, ही के साथ क्या लगाएंगे, विल बी इसमें लगा। वह जा रहा होगा तो ही विल बी। जाना का इंग्लिश वही रही आ गया है तो वर्ब का चौथा, ही विल बी गोइंग। वह नहीं जा रहा होगा, ही विल नॉट बी। अब देखिए, जब नॉट लगाना होगा तो यहाँ पे देखिए दो ऑक्सिलरी वर्ब आ रहे हैं। इसमें तो वाज आ रहा था तो अकेले ना आ रहा था, इसके साथ कुछ थोड़े ना जुड़ा था, लेकिन इसमें दो एक साथ आ जा रहे हैं तो इसके बीच में नॉट लगाएंगे, समझे। यहाँ पे देखिए केवल वाज लग रहा था, लेकिन यहाँ पे विल बी लग गया है, तो इन दोनों के बीच में नॉट लगाना होगा। जब कभी भी नहीं का इंग्लिश इसमें जोड़ेंगे तो दोनों के बीच में नॉट लगाना होगा। वह नहीं जा रहा होगा तो ही विल, इसमें नॉट के बाद बी, ही विल नॉट बी। जाना का इंग्लिश गोइंग। क्या वह जा रहा होगा तो विल पहले आ जाएगा, विल ही। ये बी जो है ना, बी उधर ही रह जाएगा, बी पहले नहीं आएगा। विल ही बी गोइंग। वह कहाँ जा रहा होगा तो कहाँ का हो जाएगा, वेयर विल ही बी गोइंग। हमें तो लग रहा है कि इस तरह से बनाते बनाते आप लोग बोलना भी सीख जाएंगे। मैं उस तरीके से बता रहा हूँ जिससे आप लोग इंग्लिश स्पीकिंग भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, वह जा रहा है तो ही इज गोइंग, वह नहीं जा रहा है ही इज नॉट गोइंग। क्या वह जा रहा है, इज ही गोइंग। क्या वह नहीं जा रहा है, इज ही नॉट गोइंग। ऐसे आप लोग बोलने का भी प्रैक्टिस करेंगे ना तो बोल सकते हैं, समझे। वह खेल रहा था, पास्ट में चला गया तो ही वाज प्लेइंग। वह नहीं खेल रहा था, ही वाज नॉट प्लेइंग। क्या वो खेल रहा था, तो क्या से शुरू हो गया तो वाज पहले, वाज ही प्लेइंग। क्या वो नहीं खेल रहा था तो वाज ही नॉट प्लेइंग। समझ में आ रहा है ना। अगर यहाँ पे आ जाएगा वह स्कूल जा रहा है तो स्कूल का इंग्लिश लास्ट में लिख देंगे। वह जा रहा है तो ही इज गोइंग, और वह स्कूल जा रहा है तो ही इज गोइंग टू स्कूल। वह स्कूल नहीं जा रहा है तो ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या वह स्कूल जा रहा है तो इज ही गोइंग टू स्कूल। वह कहाँ जा रहा है तो वेयर ही इज गोइंग। समझ में आ रहा है ना, आसान है। चलिए आगे देखते हैं। अब परफेक्ट देखिए, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस दे रहा है, वह जा चुकी है। वह जा चुकी है, ये लड़की है ना, तो लड़की के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, सी। तो यहाँ पे लिख देंगे सी। सी के साथ परफेक्ट है ना, तो परफेक्ट में हैज नहीं तो हैव लगाएंगे। सी क्या है तो सी सिंगुलर है, और सिंगुलर वाले में क्या लगाते हैं, एस वाला लगाएंगे ना, तो हैज, सी हैज। अब वर्ब का तीसरा लगाना है, तो इसमें वर्ब क्या है, जाना ना, तो जाना का तीसरा फॉर्म गॉन। गो वेंट गॉन होता है, तो तीसरा इसमें लगा देंगे गॉन। तो वह जा चुके हैं, सी हैज गॉन। वह नहीं जा चुकी है तो सी हैज नॉट लगा देंगे, और फिर गॉन यहीं रहेगा। हैज के बाद केवल इसमें नॉट जोड़ देना है, तो सी हैज नॉट गॉन, सी हैज नॉट गॉन। क्या वह जा चुकी है, क्या आ गया तो क्या के लिए हैज कहाँ पे आ जाएगा, पहले हैज सी
गॉन। जब नहीं आएगा ना तो ये नॉट आप चाहेंगे तो ये सब्जेक्ट से पहले भी ला देंगे या सब्जेक्ट के बाद भी लगा सकते हैं। वह क्यों चली गई है। देखिए आप लोगों को बताए थे कि परफेक्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं आ सकता है, नहीं तो या है, ई है, ये है भी आ सकता है, तो भी परफेक्ट टेंस कहलाएगा। जा चुकी है या चली गई है, बात तो एक ही है। तो इसको भी ऐसे ही बनेंगे। वह का इंग्लिश हो जाएगा सी। ठीक, ऑक्सिलरी वर्ब भी इसमें लगाएंगे तो ऑक्सिलरी वर्ब अभी इसके बाद नहीं लगेगा, ऑक्सिलरी वर्ब पहले लग जाएगा। तो सी के साथ ऑक्सिलरी वर्ब हैज ही तो लगेगा, तो हैज पहले आ जाएगा। इसमें WH वर्ड क्यों है, तो क्यों का इंग्लिश हैज सभी पहले लगेंगे। वाई, वाई हैज सी, चला जाना का इंग्लिश यही वर्ब का तीसरा फॉर्म गॉन। वह क्यों चली गई है, तो वाई हैज सी गॉन। मैं लिख चुका था, तो आई, चुका था तो हैड लगाएंगे। आई हैड, लिखना का होता है राइट, रोट, रिटेन, हमें तीसरा लगाना है तो रिटेन हो जाएगा। तो मैं लिख चुका था, आई हैड रिटेन, मैं नहीं लिख चुका था, तो हैड के बाद नॉट, आई हैड नॉट रिटेन। क्या तुम लिख चुके थे, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज हो गया, तुम आ गया, तो तुम का इंग्लिश क्या हो जाएगा यू। यू के साथ क्या लगेंगे, तो हैड ही लगेगा। हैड तो अकेला है इसमें, तो सबके साथ हैड ही लगेगा। तो इसमें हैड कहाँ पे आ जाएगा, पहले। क्या से शुरू हो रहा है, तो हैड पहले। हैड यू, लिखना का इंग्लिश रिटेन, तीसरा फॉर्म ही लगेगा। इसमें सब में तीसरा ही लगेगा, तो हैड यू रिटेन। तुम क्या लिख चुके थे, तो देखिए यहाँ पे ये क्या जब पहले आ रहा है तो ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ जा रहा है। जब यही क्या बीच में कहीं आ जाएगा तो इस क्या का इंग्लिश वाट हो जाता है। वाट भी आएगा, हैड भी पहले तो लगेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ ये WH वर्ड की तरह यूज होगा। तो इस तरह से इस क्या का इंग्लिश पहले लिखेंगे वाट, और फिर इसमें ऑक्सिलरी वर्ब लगा देंगे क्या, हैड, वाट हैड। तुम का इंग्लिश यू। जब ये WH वर्ड वाले सेंटेंस आते हैं ना तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ जाता है, उससे पहले WH वर्ड यूज होता है। यहाँ पे भी देखिए सी के बाद ऑक्सिलरी वर्ब लगाना था ना, हैज है, लेकिन ये हैज पहले आ गया है, इससे पहले WH वर्ड, इसमें भी वही WH वर्ड, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और फिर लिखना का इंग्लिश यही रिटेन ही हो जाएगा। यहाँ पे पत्र हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे ए लेटर। तो मैं पत्र लिख चुका था का इंग्लिश हो जाएगा आई हैड रिटन अ लेटर। चलिए फ्यूचर वाला का भी देख लेते हैं। देखिए वह क्रिकेट खेल चुका होगा, थोड़ा आप लोग पहले बनाइए ना, अब वीडियो को रोकने के बाद पहले आप लोग बना लीजिए, बनाने के बाद फिर हम बनाएंगे, उससे मैच करा लीजिए। बनाइए, चलिए बना लिए तो मिलाइए। वह क्रिकेट खेल चुका होगा, लड़का है ना, लड़की रहती तो होगी रहता, लड़का है इसलिए यहाँ पे लिखेंगे ही के साथ क्या लगेंगे, सैल की विल। सैल केवल आई और वी के साथ लगता था, तो यहाँ पे ही आया है ना, तो ही के साथ विल, इसमें विल के साथ हैव भी लगेगा, तो ही विल हैव। खेलना का इंग्लिश प्ले, ये परफेक्ट है ना, तो परफेक्ट में तीसरा होगा, प्ले नहीं, इसमें प्लेड हो जाएगा तीसरा, तो ही विल हैव प्लेड। क्या खेल चुका है, तो क्रिकेट खेल चुका है, तो प्लेड के बाद क्रिकेट लिख देंगे, तो वो क्रिकेट खेल चुका होगा, तो ही विल हैव प्लेड क्रिकेट। वह क्रिकेट नहीं खेल चुका होगा, तो नहीं आ गया है, तो इसमें नॉट लगाना है। और नॉट कहाँ लगाएंगे, देखिए इसमें दो हैं, तो दोनों के बीच में नॉट लगा देंगे यहाँ पे। वह क्रिकेट नहीं खेल चुका होगा का हो जाएगा ही विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। क्या तुम खाना खा चुके होगे, इस बार देखिए सब्जेक्ट तुम आ गया और खाना आ गया, तो खाना का इंग्लिश ईट होता है और खाना का इंग्लिश फूड होता है। ये जो ईट है, ईट मतलब भी खाना होता है और फूड मतलब भी खाना होता है, तो दोनों में अंतर क्या है। ये ईट है तो जो चबाते हैं, चबा चबा के जो खाते हैं, जो क्रिया है वो ईट है। और जिस चीज को चबा रहे हैं, भोजन को चबाते हैं, तो उस भोजन को फूड कहते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे इस खाना का इंग्लिश हो जाएगा फूड, इस खाना का इंग्लिश क्या हो जाएगा ईट। ठीक, तो ये ईट वर्ब है। तो इस तरह से क्या तुम खाना खा चुके होगे का इंग्लिश हो जाएगा
सबसे पहले हम क्या का इंग्लिश लिख देंगे, तो क्या का इंग्लिश विल, तुम का इंग्लिश यू, और फिर हैव, खाना, खाना का तो ईट होता है, ईट का तीसरा फॉर्म देखिए यहाँ पे लिखा गया है ईट एट ईटेन, तो ईटेन इसका तीसरा फॉर्म है खाना का, तो यहाँ पे हो जाएगा ईटेन। विल यू हैव ईटेन, क्या खा चुके हैं, तो फूड, यहाँ पे फूड लिख देंगे। क्या तुम खाना खा चुके होगे का इंग्लिश हो जाएगा विल यू हैव ईटेन फूड। अगला है कि तुम क्या खा चुके होगे, क्या, जब क्या बीच में आएगा तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, वाट होता है। जैसे यहाँ पे क्या का इंग्लिश वाट हुआ था, तो यहाँ पे लिख देंगे वाट, फिर इसमें ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ जाएगा विल, वाट विल, फिर तुम का इंग्लिश यू, फिर हैव, और फिर खाना का इंग्लिश ईटेन। तुम क्या खा चुके होगे का इंग्लिश हो जाएगा वाट विल यू हैव ईटेन। समझे? तो इस तरह से ये परफेक्ट टेंस भी समाप्त हुआ। अब चलिए आगे हम लोग अब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में देखते हैं कि ये जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, इसमें समय के साथ साथ रहा है, रही है, रहे हैं आता है। ठीक है, मेन चीज इसमें ध्यान देना है कि इसमें समय से दिया है, जैसे समय से, तो इस समय का इंग्लिश हमें अलग से लिखना होगा, और इस से का भी इंग्लिश देखना होगा, वो आगे समझेंगे। पहले ये देख लीजिए कि इसमें ऑक्सिलरी वर्ब क्या प्रयोग होगा। तो कंटिन्यूअस टेंस में बी वर्ब का यूज कर रहे थे, और परफेक्ट वाले में हैव यूज कर रहे थे। तो इस तरह से इन दोनों को मिला करके इसमें हम प्रयोग करेंगे। तो इसमें हैज बीन या हैव बीन, ये देखिए परफेक्ट है तो परफेक्ट की वजह से हैज हैव तो लगा दिए, और कंटिन्यूअस है तो इसलिए हम बीन लगा दिए। अब इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, तो इसमें मेन वर्ब ये लास्ट में कंटिन्यूअस है, इसलिए कंटिन्यूअस का ही लगेगा, तो वर्ब का चौथा लग जाएगा। और फिर इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिख देंगे, और ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग यहाँ पे सिंस या फॉर का यूज करेंगे। से का इंग्लिश सिंस भी हो सकता है, फॉर भी हो सकता है। हम बताएंगे कि सिंस का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, फॉर का प्रयोग कहाँ पे करेंगे। और इसके बाद समय का इंग्लिश लिख देंगे, लास्ट में लिख देंगे टाइम। तो ये तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन नहीं तो हैव बीन लगा। अगर यही पास्ट का परफेक्ट होगा तो यही हैज हैव की जगह पे हैड लगा देंगे। फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस का बनता ही नहीं। ठीक है, पास्ट वाले का भी देख लीजिए। पास्ट में हो जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर बीन, फिर वर्ब चौथा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सीन्स या फॉर प्लस टाइम। एक चीज ध्यान दीजिए, ये सीन्स कब लगाएंगे, फॉर कब लगाएंगे, जब कोई समय निश्चित हो तो निश्चित के लिए क्या लगा देंगे, सीन्स। और वहीं अनिश्चित होगा तो अनिश्चित के लिए क्या लगाते हैं, फॉर। जैसे में 2 घंटे से, तो से का इंग्लिश हम सीन से लगाएंगे कि फॉर लगाएंगे, तो पहले यहाँ पे ध्यान देंगे टाइम पे। 2 घंटा, तो 2 घंटा निश्चित है कि अनिश्चित है। 2 घंटा ये थोड़ी ना बता रहे कि कब बजे से चल रहा है। 2 घंटा तो कभी से भी हो सकता है, 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, 5 बजे से। तो करेक्ट टाइम नहीं बता रहे कि कितने बजे से चल रहा है, तो ये 2 घंटा हो जाएगा अनिश्चित। देखिए अनिश्चित के लिए फॉर का यूज करेंगे, तो से का इंग्लिश हो जाएगा फॉर, और टू का यहाँ पे लिख देंगे टू, और घंटा को इंग्लिश में आवर कहते हैं। तो इस तरह से 2 घंटे से का इंग्लिश हो जाएगा फॉर 2 आवर। मान लीजिए कि 2 बजे से कह दें, तो अब यहाँ पे 2 बजे, ये तो निश्चित समय है। तो जब निश्चित समय होगा तो इस से का इंग्लिश सिंस लिखेंगे, सिंस 2, बजे का इंग्लिश होता है ओ क्लॉक, तो 2 बजे से का इंग्लिश हो जाएगा सिंस 2 ओ क्लॉक। समझे? 2 दिन से, तो दिन 2 दिन, अब ये थोड़ी ना बता रहे सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, दिन का तो नाम नहीं बता रहे। तो यहाँ पे सिंस लगाएंगे कि फॉर लगाएंगे, अनिश्चित समय है तो फॉर लगा देंगे। 2 दिन से का इंग्लिश हो जाएगा फॉर 2 डेज। अगर वही कह दे कि मंगलवार से, सिंस ट्यूसडे। समझ में आ रही है सिंस और फॉर का यूज। जहाँ पे निश्चित समय होगा सिंस लगाएंगे, अनिश्चित होगा तो फॉर लगाते हैं। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दे रहा है कि वह सुबह से पढ़ रही है।
किसी भी सेंटेंस में समय से दिया रहता है तो वो सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस होता है। तो इसका इंग्लिश हम लोग कैसे बनेंगे? पहला था सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, तो इसमें सब्जेक्ट वह सुबह से पढ़ रही है, लड़की है ना, सी। सी के साथ क्या लगेगा? ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ एस वाला लगाएंगे, तो सी हैज। फिर इसके बाद बीन, वर्ब का चौथा फॉर्म। तो इसमें पढ़ना है, पढ़ना का इंग्लिश होता है रीड। रीड का चौथा फॉर्म हो जाएगा रीडिंग। सी हैज बीन रीडिंग। पढ़ना का इंग्लिश रीड भी होता है, पढ़ने का इंग्लिश स्टडी भी होता है। तो ये पढ़ना केवल हम किताब पढ़ रहे हैं, स्टडी का मतलब समझ समझ के पढ़ रहे हैं, तो उसको स्टडी कहते हैं। तो यहाँ पे सी हैज बीन रीडिंग भी लिख सकते हैं, सी हैज बीन स्टडिंग भी लिख सकते हैं। तो लास्ट में टाइम, टाइम से पहले सिंस नहीं तो फॉर लगाएंगे। सुबह ये निश्चित समय है कि अनिश्चित समय है? तो सुबह को इंग्लिश में हम लोग मॉर्निंग कहते हैं, और मॉर्निंग से पहले हम कभी भी सिंस लगाते हैं, क्योंकि सुबह को निश्चित समय माना जाता है। इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा से का इंग्लिश पहले सिंस, और सुबह का इंग्लिश मॉर्निंग। तो वो सुबह से पढ़ रही है, का इंग्लिश हो गया सी हैज बीन रीडिंग या स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से नहीं पढ़ रही, हैज बीन, इन दोनों के बीच में नॉट, तो हो जाएगा सी हैज नॉट बीन स्टडिंग। कब से नहीं पढ़ रही है? तो सिंस मॉर्निंग। क्या वह सुबह से पढ़ रही है? तो क्या हो गया? तो क्या के लिए हैज कहाँ पे चला जाएगा? पहले आ जाएगा, तो हो जाएगा हैज सीन, फिर बीन। इसमें नहीं तो नहीं आ रहा है इसलिए नॉट नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट बीन। हैज सी बीन स्टडिंग। कब से पढ़ रही है? तो सुबह से ना, तो सुबह से का इंग्लिश हो जाएगा सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से क्या कर रही है? तो क्या, देखिए क्या शुरू में आएगा तो यस या नो टाइप हो जाएगा, क्या बीच में आएगा तो इसका इंग्लिश डब्ल्यू एच टाइप की तरह यूज करेंगे। तो क्या का इंग्लिश यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्हाट। फिर ऑक्सिलरी वर्ब पहले ही आ जाएगा, वह का इंग्लिश हो जाएगा ही। लड़की है ना, तो लड़की के लिए यहाँ पे सी के साथ हैज। अब इसके बाद करना का इंग्लिश लिखना है, तो करना का इंग्लिश क्या हो जाता है? करना का इंग्लिश हो जाता है डू, डिड, डन। चौथा में आईएनजी जोड़ देंगे डूइंग। पांचवा में हो जाएगा डज। वह सुबह से क्या कर रही है? तो करना का इंग्लिश क्या हो जाएगा? तो वर्ब का चौथा इसमें हो जाएगा डूइंग। कब से? सुबह से, तो सुबह से का इंग्लिश हो जाएगा सिंस मॉर्निंग। तो वह सुबह से क्या कर रही है का इंग्लिश हो जाएगा व्हाट हैज सी डूइंग सिंस मॉर्निंग। अब देखिए ये पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी बना कर देख लेते हैं। मैं 2 दिन से विद्यालय जा रहा था, तो मैं का इंग्लिश हो गया आई। इसमें तो लगेगा हैड, देखिए इसमें हैड वाला है, तो आई हैड। हैड के बाद बीन, आई हैड बीन। जाना का इंग्लिश, जाना का इंग्लिश गो, लेकिन चौथा फॉर्म लगेगा इसमें, तो गोइंग। आई हैड बीन गोइंग। कहाँ जा रहा हूँ? विद्यालय ना, टू स्कूल। कब से जा रहा हूँ? 2 दिन से। फॉर, और 2 दिन का 2 डेज। चलिए अगला देखते हैं। मैं 2 दिन से विद्यालय नहीं जा रहा था, नहीं आ गए हैं तो हैड के बाद केवल नॉट लगा देंगे, पूरा का पूरा यहीं लिख देंगे, समझे? अगला देखिए, क्या तुम 2 दिन से विद्यालय जा रहे थे? क्या, क्या से शुरू हो गया तो हैड पहले आ जाएगा। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट हो गया तुम, तो तुम का इंग्लिश यू। हैड यू बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज। तुम 2 दिन से विद्यालय क्यों नहीं जा रहे थे? इसमें देखिए क्यों आ गया, नहीं भी आ गया, तो क्यों का इंग्लिश क्या आ जाएगा? वाई, यानी कि होता है क्यों। डब्ल्यू एच वर्ड है तो सबसे पहले वाई लिखेंगे इसमें। इसमें सब्जेक्ट तुम है, तो तुम का इंग्लिश यू। यू से पहले ऑक्सिलरी वर्ब भी तो लगेगा, तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगता है? हैड। वाई हैड यू। नहीं भी तो आ रहा है, तो नहीं के लिए यहाँ पे नॉट और फिर बीन। विद्यालय जाना है ना, तो गोइंग टू स्कूल कितने दिन से जा रहे हैं? तो 2 दिन से, फॉर 2 डेज। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा टेंस कंप्लीट हो गया। अब ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला जो है उसका तो बनाएंगे नहीं, बनता ही नहीं। अगर कोई बनाना चाहेगा तो बना भी सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे हैज हैव लगा रहे थे ना, तो हैज हैव के जगह पे इसमें हैड हो गया है,
उसमें सेल है या विल है लगा करके उसको भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा टेंस कंप्लीट होता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।